राम राम सभी को। मैं विवेक मलिक एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल पर। देखिए दोस्तों, आज का सेशन हमारा फिर से आपका हिस्ट्री का रहने वाला है। इससे पहले हिस्ट्री की 2 डेमो क्लास हो चुकी है, आज ये तीसरी है और हम इसमें आज पढ़ेंगे कौन, मैं मोहम्मद गोरी के बारे में। आज जो आपको पढ़ना है मोहम्मद गोरी, और ये 1175 से 1206 ईस्वी तक इसका प्रभाव रहा। तो मोहम्मद गोरी सबसे पहले कौन था, इसके बारे में आप अगर जानना चाहें तो मोहम्मद गोरी आपका जो ठीक है, तो मोहम्मद गोरी कहाँ से आया था, सबसे पहले क्वेश्चन तो यही बनता है। तो मोहम्मद गोरी आपका आया था अफगानिस्तान के गजनवी से ही आया था, यानी कि गजनवी से ही रिलेट करता है। तो गजनवी से इससे पहले जो मुस्लिम आक्रमणकारी था, आपने पढ़ा है महमूद गजनवी, तो वो भी आया था आपका गजनवी से। और वो कौन था, तुर्क मुसलमान। तो ये दूसरा तुर्क मुसलमान है। तो सबसे पहले तो लिखिए, यह गजनवी यानी कि अफगानिस्तान से आया था। और ये दूसरा तुर्क मुसलमान था, दूसरा तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारी। और इसका लक्ष्य क्या था, इसके अगर लक्ष्य की या एम की हम बात करें तो इसका एम हो जाएगा शासन विस्तार करना। शासन का विस्तार करना। तो इससे पहले दोनों जो आक्रमणकारी यहाँ पर आए थे आपके भारतवर्ष पर हमला करने के लिए, इनका उद्देश्य केवल लूटपाट करना था। और अगर यहाँ पर राज करने के, शासन करने के उद्देश्य से अगर कोई आता तो वो था मोहम्मद गोरी। तो मोहम्मद गोरी का लक्ष्य केवल इतना था कि इसको अपने राज्य का शासन विस्तार करना था, या इस प्रकार भी आप समझ सकते हैं अपनी सीमाओं का विस्तार इसे करना था। तो जब इसे अपनी सीमाओं का विस्तार करना था तो आपको समझना होगा यहाँ की प्रशासनिक स्थिति के बारे में, यानी कि इस समय भारत में किसका शासन था और कौन राजा यहाँ पर शासन कर रहा था। तो इसके समय के अनुसार हम एक बार चर्चा कर लेते हैं उत्तर भारत की स्थिति। उत्तर भारत की प्रशासनिक स्थिति। तो उत्तर भारत में इस समय जो रियासत थी, या इस प्रकार कहिए जो आपका राज्य था, रियासत लिखिए से, ये मिलकर बनी हुई थी आपकी दिल्ली, अजमेर, और संभल। ये तीनों मिलकर एक रियासत का निर्माण करती थी, यानी कि एक राज्य का निर्माण करती थी। इस प्रकार इसे राज्य भी कहा जा सकता है। और इसकी जो राजधानी थी, इसकी राजधानी अजमेर थी, यानी कि ये आपकी अजमेर यहाँ पर राजधानी थी। और इस राजधानी में जो आपका शासन कर रहा था, यह वंश का शासन था। वंश कौन सा शासन कर रहा था, तो ये था आपका चौहान वंश। और चौहान वंश का भी एक राजा होता है जो इस समय शासन कर रहा था, वो होता है आपका राय पिथोरा। और राय पिथोरा को ही कहा जाता है पृथ्वीराज तृतीय। या पृथ्वीराज चौहान थर्ड, इसे ही कहा जाता है। तो और इस इनके दरबारी कवि के बारे में भी देख लीजिए। इनका दरबारी कवि कौन था, चंद्रवरदाई।
और इनकी बुक बड़ी फेमस है जिससे ये सब जानकारी मिलती है, ये हो जाएगी पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो, तो इनकी बुक के अनुसार ही इस समय की स्थिति के का हमें पता चलता है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है। ये बुक हो जाएगी आपकी पृथ्वीराज रासो। तो दिल्ली, अजमेर और संभल, वही एक रियासत और थी जो साथ साथ इसके समय अनुकूल है, ये हो जाएगी आपकी कन्नौज। और कन्नौज में जो शासन कर रहा था वह वंश था आपका गढ़वाल वंश। और इस वंश का राजा हो जाएगा जयचंद। और ये कन्नौज इसी के अधीन लिख सकते हैं आप। तो ये उत्तर भारत की समय प्रशासनिक स्थिति थी। कन्नौज में तो गढ़वाल वंश शासन कर रहा था। उत्तर भारत में जो दिल्ली आपका अजमेर और संभल का क्षेत्र मिलकर बनाती थी उसमें आपका चौहान वंश शासन कर रहा था। तो जब गौरी यहाँ पर आगमन करने के लिए आता है तो उत्तर भारत की प्रशासनिक स्थिति इस प्रकार होती है। तो अब गौरी भारत में प्रवेश करता है और सबसे पहला आक्रमण वो करेगा 1175 में। अगर पहले आक्रमण की हम बात करें 1175 में आक्रमण किया जाता है कहां पर, तो ये किया जाता है आपका मुल्तान पर। मुल्तान के करमाती वंश के मुसलमानों को पराजित किया। वंश के मुसलमानों को पराजित किया। तो 1175 में मुल्तान पर आक्रमण करता है और वहां पर शासन कर रहे करमाती वंश के मुसलमान होते हैं जिनको वो हरा देता है। अब 1175 के बाद 1178 में वो राज्य का विस्तार करने के उद्देश्य से पहुंच जाता है कहां पर, गुजरात। और गुजरात का अगर हम बात करें शासक, तो इस समय गुजरात का शासक कौन था, मूलराज सेकंड। और ये आपका आता है चालुक्य वंश से, वही चालुक्य वंश जिसका शासक भीम फर्स्ट थे, चालुक्य वंश। तो 1178 में जो युद्ध हुआ यह होता है कहां पर, राजस्थान के माउंट आबू में लड़ा गया। राजस्थान के माउंट आबू में लड़ा गया। तो राजस्थान के माउंट आबू में लड़ा गया, लेकिन किस किस के बीच लड़ा गया, ये लड़ा गया आपका नायिका देवी बनाम मोहम्मद गौरी। तो इन दोनों के बीच ये युद्ध लड़ा गया। नायिका देवी कौन थी, तो मूलराज सेकंड की मां थी। मूलराज सेकंड की मां। और मोहम्मद गौरी की इसमें क्या हो जाती है, प्राज्य। इस प्रकार लिखे प्राज्य ने लेकर भारत में गौरी की पहली हार। तो नायिका देवी जो होती है इनको बुरी तरीके से पराजित कर देती है राजस्थान के माउंट आबू में। अर्थात गौरी को पता चल जाता है कि इससे आगे बढ़ना अब असंभव है। तो गौरी वापस लौट जाता है और वापस लौटकर वह पुणे उत्तर भारत की ओर अपना रुख करता है। और इस बार ये आपका 1179 में ये पहुंच जाता है कहां पर, ये पहुंच जाता है सिंध व कश्मीर। सिंध क्षेत्र प्लस कश्मीर, कश्मीर को जीतता है। सिंध क्षेत्र में कश्मीर की जीत करता है, यानी कि उसे अपने अधीन कर लेता है 1169 में। पुनः वह उत्तर भारत की ओर बढ़ने का प्रयास करता है, लेकिन जब सिंध व कश्मीर पर इसका कब्जा हो जाता है तो 1191 में एक लड़ाई लड़ी जाती है जिसको कहा जाता है तराइन फर्स्ट। तो तराइन फर्स्ट कहां का क्षेत्र है, करनाल।
करनाल का क्षेत्र। और ये किस किस के बीच लड़ा गया? ये लड़ा जाता है पृथ्वीराज तृतीय वर्सेस गौरी के मध्य। और यहां पर भी गौरी की हार होती है, पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं और इन्हें छोड़ देते हैं। तो 1191 में उसकी दूसरी हार होती है, जबकि इससे पहले उसकी हार भारतवर्ष में हो चुकी होती है। और वो हार होती है आपकी 1178 में गुजरात अभियान के दौरान। चलिए नोट करिए इसको फिर। तो मोहम्मद गोरी के बारे में आप पढ़ रहे हैं 1175 से 1206 ईस्वी तक इसका प्रभाव यहाँ पर रहता है। तो कहाँ से आया था? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है। तो ये आपका गजनवी अफगानिस्तान से आया था। दूसरा इसका क्वेश्चन, दूसरा ये क्या था? तुर्क मुसलमान था। क्या था? तुर्क मुसलमान। पहला तुर्क मुसलमान कौन था जिसने भारतवर्ष पर हमला किया? तो वो था आपका महमूद गजनवी। इसका लक्ष्य के बारे में पूछा जा सकता है, क्योंकि दोनों आक्रमणकारी से इसका लक्ष्य भिन्न था। इसका लक्ष्य केवल था शासन का विस्तार करना। ये लूटपाट करने के उद्देश्य से नहीं आता, ये इसका जो लक्ष्य था वो था शासन का विस्तार करना। तो इस हमले में क्या करता है? 1175 में ये पहले करमाती वंश जो शासन कर रहा था मुल्तान में, उन्हें हराता है। और 1178 में हार जाता है किससे? नायिका देवी से। और बहुत बुरी तरीके से ये हारता है। और यही गोरी की एक इंपोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर ये बनता है, पूछा जाता है भारतवर्ष में गोरी की पहली हार कब हुई? ये तो 1178 में गोरी की पहली हार थी। वहीं उत्तर भारत की प्रशासनिक स्थिति की बात करें तो आपकी जो राज्य बनता है दिल्ली, अजमेर और संभल, ये इसकी राजधानी हो जाएगी अजमेर। और यहाँ पर शासन कर रहा था चौहान वंश। चौहान वंश के भी जो राजा थे राय पिथौरा को भी पृथ्वीराज तृतीय कहा जाता है। और इनके दरबारी कवि का नाम क्या था? चंद्रवरदाई की बुक हो जाएगी पृथ्वीराज रासो, जिससे हमें संपूर्ण जानकारी मिलती है। और 1179 में जो युद्ध था ये था सिंध क्षेत्र और कश्मीर की जीत। और 1191 में तराई फर्स्ट में क्या होता है? गोरी हार जाता है। अगले वर्ष तराई सेकंड होता है। अब क्या हुआ इसके लक्ष्य को लेकर? अब जो हमने बात की थी जयचंद के बारे में, ये अब इसका रोल आ जाता है यहाँ पर। तो जयचंद क्या करता है? जयचंद को देखता है कि
अगर दिल्ली की गद्दी से, अजमेर की गद्दी से अगर चौहान वंश को हटाना है तो मुझे गौरी की मदद करनी होगी। तो ये गौरी के पास या गौरी को सहायता का वचन देकर उसे पुनः आक्रमण के लिए बुलाता है और गौरी आ जाता है। तो उस वो होती है फिर से, जैसे तराई फर्स्ट हुई, अगले वर्ष 1192 में तराई सेकंड होती है और इसमें ये क्या करता है, जयचंद गौरी की सहायता करता है इस युद्ध में। और दूसरा जो 1192 का युद्ध होता है, जयचंद की सहायता से गौरी जीत जाता है। तो राय पिथौरा समाप्त हो जाता है, यानी कि चौहान वंश आपका अजमेर की गद्दी से समाप्त हो जाता है। और जैसे ही चौहान वंश अजमेर की गद्दी से हटता है तो गौरी आकर गद्दी पर बैठ जाता है। तो ये जो जयचंद होता है इसको बहुत बड़ा धक्का लगता है, क्योंकि ये सोच रहा था कि गौरी केवल आएगा, युद्ध लड़ेगा और लूटपाट करके चले जाएगा। तो शासन के लालच में ये गौरी की सहायता कर देता है। और 1194 में अगला टारगेट गौरी का ये ही बन जाता है, क्योंकि इसका भी लक्ष्य क्या था, गद्दी प्राप्त करना था। चलिए, तो अब अगले युद्ध की बात करते हैं। 1191 के बाद आपका आएगा 1192 का युद्ध। और 1192 में जो लड़ाई लड़ी गई इसको कहा जाता है तराइन सेकंड। यह भी करनाल का क्षेत्र में था, सेम ही है, सेम जगह पर लड़ी गई। किस किस के बीच लड़ी गई? ये लड़ी गई आपकी पृथ्वीराज थर्ड वर्सेस गौरी। और इसमें क्या होता है, गौरी की जीत। याद रखना, यहां से क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, इस युद्ध में गौरी की हेल्प किसने की थी? तो इसकी हेल्प करने वाला था कन्नौज के गढ़वाल वंश का राजा जयचंद। जयचंद ने इस युद्ध में इसकी सहायता की थी। और इसी के कारण इसका क्या हुआ, इस युद्ध का परिणाम, अगर हम इसके परिणाम की बात करें तो परिणाम उत्तर भारत पर मुस्लिम सत्ता कायम। उत्तर भारत पर मुस्लिम सत्ता कायम। तो उत्तर भारत में मुस्लिम सत्ता कायम हो जाती है तराइन सेकंड के युद्ध में, जैसे ही गौरी जीतता है। और इस युद्ध का एक अन्य नाम भी दिया जाता है, इस युद्ध का अन्य नाम, इसे कहा गया है इतिहास में माइलस्टोन ऑफ इंडिया, माइलस्टोन ऑफ इंडियन हिस्ट्री। भारतीय इतिहास में मील का पत्थर इसे कहा जाता है। क्यों कहा जाता है माइलस्टोन ऑफ इंडिया हिस्ट्री? इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसी युद्ध के कारण उत्तर भारत में मुस्लिम सत्ता कायम हो पाती है। यदि जयचंद वहां पर फायदा नहीं करता तो शायद भारत की प्रशासनिक स्थिति कुछ और होती, लेकिन जयचंद इसकी सहायता कर देता है सत्ता के लालच में। और गौरी जैसे ही
युद्ध जीतता है तो अपनी सत्ता कायम कर लेता है। तो अब अगला जो विवाद होगा इन दोनों को लेकर होगा, गौरी और जयचंद को लेकर, क्योंकि दोनों गद्दी के अपने आप को दावेदार मान रहे थे। तो जयचंद सोच रहा था कि गौरी लूटपाट करके वापस चला जाएगा, लेकिन ये यहाँ पर सत्ता कायम अपनी कर देता है। तो अब जो अगली लड़ाई लड़ी गई ये है 1194 ईस्वी में चंदावर की लड़ाई। तो अगली लड़ाई लड़ी गई 1194 में और यह थी चंदावर की लड़ाई। किस किस के मध्य लड़ी गई? तो ये आप लड़ी गई आपकी जयचंद वर्सेस गौरी। और जयचंद सभी जानते हैं कौन है, कन्नौज के गढ़वाल वंश का राजा, कन्नौज के गढ़वाल वंश का राजा। और युद्ध में मारा गया। इस युद्ध में क्या हुआ, यह मारा गया। वहीं अगर गौरी की बात करें, गौरी की तरफ से ये लड़ाई गौरी ने नहीं लड़ी थी, यह लड़ाई लड़ने कौन गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने लड़ी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने यह लड़ाई लड़ी। और इसने क्या किया, जयचंद को मार दिया। अब कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था इसके बारे में भी जान लीजिए, क्यों अगला सुल्तान यही आएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर बात करें, गौरी का सेनापति एवं गुलाम वह दामाद था। गौरी ने क्या किया, गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था। गौरी ने अपने गुलाम को ही सेनापति व अपना दामाद बनाया। तो 1194 में चंदावर की लड़ाई में जयचंद भी मारा जाता है। अब नोट डाल के लिखना, जरा नोट करना। ये बात है, जब 1192 ईस्वी में गौरी गद्दी पर बैठ गया तो 1193 ईस्वी में क्या किया? सबसे पहले तो 1192 की बात करते हैं। 1192 ईस्वी में जब क्या हुई, तराइन सेकंड। तो तराइन सेकंड के समय गौरी के साथ भारत कौन आया था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गौरी के साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आया। अब जो ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, ये भारत में पहले सूफी संत प्रचारक माने जाते हैं। इस प्रकार लिखिए इसके, भारत के पहले सूफी संत प्रचारक। इन्होंने अपनी कुटिया कहां पर बनाई थी? इनकी कुटिया थी अजमेर में। और दरगाह भी कहां पर है? अजमेर में। और दरगाह का नाम पूछा जाता है, इनकी दरगाह का नाम अजमेर शरीफ है। अजमेर शरीफ, इनकी दरगाह का नाम हो जाएगा अजमेर शरीफ। अब बात करते हैं 1193 की। 1193 में क्या किया, गौरी ने कैपिटल चेंज की। गौरी द्वारा राजधानी का परिवर्तन। और राजधानी परिवर्तन कहां पर की? इसने की अजमेर से दिल्ली। तो गौरी ने जो अपनी राजधानी बनाई वो दिल्ली को बनाई। 1193 में 92 में गद्दी पर बैठा, 93 में इसने राजधानी चेंज कर दी, अजमेर से दिल्ली ले गया।
और 1206 ईस्वी में लिख लेना, 1206 ईस्वी में गोरी की मृत्यु। अब जब गोरी की मृत्यु 506 ईस्वी में हो गई और इसका शासन विस्तार काफी हो गया था, अफगानिस्तान से लेकर उत्तर भारत इसके राज्य में शामिल था, तो अब जो इसके गुलाम हो गए वे शासन का विभाजन कर लेंगे गोरी की मृत्यु के बाद। चलिए नोट करिए भाई जल्दी से। चलिए भाई जल्दी से फिर आगे चलते हैं, अब इनके गुलामों के बारे में पढ़ेंगे। तो 1206 ईस्वी में क्या होता है, गोरी की मृत्यु हो जाती है। गोरी की मृत्यु के बाद क्योंकि उसका शासन विस्तार काफी हो जाता है, और यहाँ पर लिखना नोट डाल के, गोरी की मृत्यु के बाद उसके गुलाम आपस में राज्य को बांट लेते हैं। तो पहला तो यहाँ पर क्वेश्चन ही बनता है उसके गुलाम कितने थे जिन्होंने शासन को बांटा, तो ये थे आपके 4 गुलाम, गोरी के 4 गुलाम। वैसे तो बहुत सारे गुलाम थे लेकिन 4 गुलाम ही शासन का विभाजन करते हैं, तो इस प्रकार लिख सकते हैं आप मुख्य गुलाम। ये थे 4। सबसे पहला नाम आता है इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरा यालदोज। तीसरा गुलाम है कुआचा, और चौथा गुलाम है जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी। तो 4 ये मुख्य गुलाम हो जाएंगे, जलालुद्दीन खिलजी। तो अगर हम ऐबक की बात करें तो आप जानते हैं ऐबक कौन था, गोरी का दामाद था, और इसी के कारण इसका पद गुलामों में सबसे ऊपर था। और इसे क्या मिला,
दिल्ली अजमेर, दिल्ली अजमेर का क्षेत्र ये अपने पास रख लेता है। जो याल्दोज था ये दूसरे स्थान पर था, इसका पद भी गोरी के बाद, इस ऐबक के बाद इसका ही नंबर आता है। और याल्दोज को क्या मिलता है, गजनवी या गजनवी राज्य। क्वाचे की बात करें तो काबुल और कांधार क्वाचा को मिलते हैं। और जलालुद्दीन खिलजी क्या रखता है अपने पास, बंगाल एवं बिहार का क्षेत्र, बंगाल एवं बिहार का क्षेत्र। तो इस प्रकार गोरी के शासन का विभाजन हो जाता है। अब जो आप देख रहे हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, यही भारत में गुलाम वंश की नींव रखेगा। अब अगला शासन जो होगा, इस प्रकार भी कह सकते हैं मुस्लिम वंश की नींव। आपका कौन रखता है, कुतुबुद्दीन ऐबक रखता है। किसके द्वारा, ये कौन सा वंश की स्थापना करता है, ये करता है गुलाम वंश की स्थापना। और कुतुबुद्दीन ऐबक कहा जाता है प्रतिनिधि सुल्तान। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलामों में सबसे बड़ा पद था। उसका कारण क्या था कि गोरी ने इसे सेनापति बनाया था, अपनी पुत्री की शादी इसके साथ की थी, यानी कि दामाद बन गया था। और दूसरा जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, जब गोरी यहाँ पर शासन कर रहा था तो गोरी चला जाता था वापस अफगानिस्तान, लेकिन जब गोरी जाता था तो इसको ही भारत में या उत्तर भारत में प्रतिनिधि सुल्तान के रूप में छोड़कर जाता था। तो प्रतिनिधि सुल्तान भी कुतुबुद्दीन ऐबक को ही कहा गया है गोरी का। तो अब जो यहाँ पर आपका अगला टॉपिक चलेगा वो दिल्ली सल्तनत चलेगा। आपका टॉपिक आज मुस्लिम आक्रमणकारी यहाँ पर समाप्त होता है। भारत में 3 मुस्लिम आक्रमणकारी था, तीनों की हमने अलग अलग क्लास में विस्तार पूर्वक चर्चा की है, तो इससे ज्यादा डीपली तो नहीं बनेगा क्वेश्चन। 3 क्लास का समय हमने इस टॉपिक में लिया है। अब आपका अगला टॉपिक जो होगा अगली क्लास से वो होगा दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत में मुख्यतः 5 वंश शासन करेंगे, और उसमें सबसे पहला वंश जो आएगा गुलाम वंश, जिसकी स्थापना करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। तो गुलाम वंश के बारे में हम अपनी अगले सेशन से स्टार्ट करेंगे, तब तक नोट कर लीजिए आप। चलिए, तो एक बार अगर आप कहे तो इनका रिवीजन भी करा देंगे, लेकिन यहाँ पर आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इसे नोट करने के बाद क्लास ऑफ ही है। तो एक बार पहले तो चलो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण या गोरी का आक्रमण कौन सा माना जाता है, तराई सेकंड माना जाता है, जबकि तराई फर्स्ट में गोरी आपका हार गया था। गोरी यहाँ पर हार गया था तराई फर्स्ट में, वो हटा दिया। 1100 हाँ 1100 फर्स्ट में तराई फर्स्ट हुई थी, उसमें गोरी आपका हार गया था। और गोरी अगर वहां पर आपका पृथ्वीराज चाहते तो वहीं पर ये आगे बढ़ने से रोक दिया जाता, लेकिन पृथ्वीराज इसे छोड़ देता है। छोड़ने के बाद जयचंद इसे वापस बुलाता है, सहायता देने का वादा करता है। तो जयचंद के द्वारा से बुलाया जाता है कि आप आइए, मैं आपको सेना दूंगा और भारत में आपको सहायता भी प्रदान करूंगा। तो इसकी सहायता से गोरी क्या करता है, तराई सेकंड को जीत लेता है। और जीतने के बाद यहाँ से गोरी अपना शासक बन जाता है। और शासक बनने के बाद अगली लड़ाई उसकी जयचंद के साथ ही होती है। ये सब क्लियर मैंने आपको करा दिया। तो आपके तीनों पूरे हो गए। तो अगर आप कहें तो डेट वाइज एक बार इनकी चर्चा भी कर लेंगे हम, अभी टाइम है।
तो सबसे पहले जो आया था, एक बार शॉर्ट में स्पीड से इनकी चर्चा कर लेते हैं। चलिए, अगर हम बात करें सबसे पहले कौन आया था? सबसे पहले आया था आपका मोहम्मद बिन कासिम। सात सौ बारह में इसने आक्रमण किया था, 712 ईस्वी में, और 714 में ये वापस लौट गया था। और इसके बारे में क्या महत्वपूर्ण है आप सभी जानते हैं। इसने कौन से राजा को हराया था? इसने हराया था दाहिर को। और इसके बारे में आप सभी जानते हैं, इसने जजिया कर लगाया था, अरबी घोड़े लेकर आया था, मानसून सब दिया था, खजूर की खेती शुरुआत कराई थी, ऊंट पालन की शुरुआत इसने कराई थी। ये सब हम पढ़ चुके हैं। अगला जो आपका शासक जो मुस्लिम आक्रमणकारी आया था वह था महमूद गजनवी। और महमूद गजनवी का जो आक्रमण काल रहा, शासन काल नहीं इसे कहेंगे हम, आक्रमण काल, और यह था आपका 1000 से लेकर 1027 ईस्वी तक। इस बीच में इसने कुल 17 आक्रमण किए। कुल इस प्रकार भी पूछा जाता है, कुल 17 बार भारत की लूट की। क्योंकि जब भी इसने आक्रमण किया तभी यहाँ पर लूट इसने की। और महमूद इसके द्वारा लूट का अगर हम कार्यकाल देखें तो 1000 ईस्वी में पेशावर, कोई रिजल्ट नहीं। 1001 में फिर से पेशावर, यहाँ पर लूट की और मूर्ति भंजक व सुल्तान की उपाधि ली। फिर इसके बाद में 1006 ईस्वी में नागरकोट मंदिर, 1008 ईस्वी में आनंदपाल को हराया। किसे हराया? आनंदपाल को। 1011-12 ईस्वी में क्या किया? स्थानीश्वर मंदिर की लूट की। 1014 में इसने क्या किया? मथुरा व उज्जैन लूटा। ये सब हम पढ़ चुके हैं, ये बस अभी रिवीजन करा रहे हैं क्योंकि हमारे पास समय है। और 1025 में सोमनाथ मंदिर की लूट की। और 1027 में इसने अंतिम आक्रमण था जाटों के विरुद्ध, यानी कि जाट कबीले के विरुद्ध। और 1030 ईस्वी में क्या हुआ? इसकी मृत्यु। तो ये तो था मोहम्मद गजनवी का कार्यकाल। अब इसके बाद में जो आता है मोहम्मद गोरी। अब मोहम्मद गोरी का कार्यकाल क्या रहा? ये था 1175 से लेकर 1206 ईस्वी तक। 1175 ईस्वी में इसका पहली लड़ाई किसके साथ हुई? मुल्तान में। 1178 में इसने क्या लड़ी? दूसरी लड़ाई गुजरात के शासक, यानी कि गुजरात के विरुद्ध लिख सकते हैं आप। फिर 1191 में क्या आ गई? आपकी तराइन फर्स्ट आ गई, तराइन फर्स्ट। 1192 में क्या हुआ? तराइन सेकंड। 1194 में चंदावर की लड़ाई। तो ये महत्वपूर्ण डेट है जिसके बारे में क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा, तो इन डेटों को याद रखना। वैसे इनके बारे में हम पढ़ा चुके हैं विस्तार पूर्वक। तो 1194 में जैसे आप जानते हैं मुल्तान के यहाँ पर किसे हरा था? यहाँ पर हराया था करमाती वंश के मुसलमानों को। करमाती वंश के मुसलमानों को।
1178 में किससे हरा था गोरी? 1178 में गुजरात के दौरान, जब गुजरात अभियान ने गोरी ने किया था, तो यह युद्ध लड़ा गया था। सबसे पहले तो क्वेश्चन इस युद्ध का स्थान भी पूछेगा। ये है जरूर गुजरात के विरुद्ध, लेकिन ये युद्ध लड़ा कहां पर गया था? राजस्थान के माउंट आबू में। राजस्थान के माउंट आबू में। और यहाँ पर क्या हुआ? गोरी की पहली हार, गोरी की पहली हार। और किसने हरा था गोरी को? नायिका देवी द्वारा। नायिका देवी कौन थी? मूलराज सेकंड की मां थी, जो कि गुजरात के शासक थे। और 1191 में तराइन फर्स्ट हुआ। और तराइन फर्स्ट आपका कहां पर है? ये है आपका करनाल का क्षेत्र। ग्यारह में गोरी की जीत, और इसको ही कहा जाता है माइलस्टोन ऑफ इंडिया हिस्ट्री। और चंदावर की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई? जयचंद वर्सेस गोरी। पेशावर का युद्ध जो 1000 ईस्वी में लड़ा गया था, इसका कोई रिजल्ट नहीं था, कोई नतीजा नहीं। और यहां से पूछेगा जो ये 1101 में, यहाँ पर इस उपाधि क्या क्या ली इसने? उपाधि की अगर बात करें हम, उपाधि हो जाएगी मूर्ति भंजक, गाजी, सुल्तान। तो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक महमूद गजनवी ही हो जाएगा। लेकिन अगर वास्तविक सुल्तान भारत का पूछेंगे तो आगे हम पढ़ेंगे इल्तुतमिश। इल्तुतमिश भारत का वास्तविक सुल्तान माना जाता है, क्योंकि इसे जो सुल्तान की उपाधि थी वो अब्बासी खलीफा ने दी थी, जो कि उसमें बगदाद के खलीफा थे। तो गोरी के अब पढ़ लेते हैं गोरी के गुलाम। कौन कौन गुलाम थे इसके? एक हो जाएगा ऐबक, यादोज, ऐबक, यादोज, क्वाचा, जलालुद्दीन खिलजी। ऐबक क्या था? प्रतिनिधि सुल्तान था गोरी का। सेनापति, दामाद व गुलाम, गोरी का यही था। चलिए, ये आपका रिवीजन भी कंप्लीट हो गया, जिसे नोट कर लीजिए। फिर आपका सेशन आज कंप्लीट है। चलिए, फिर सेशन को यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं फिर कल की क्लास में। कल हम यहाँ पर टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे दिल्ली सल्तनत, और इसमें पहला वंश हम पढ़ेंगे गुलाम वंश।
तो ठीक है, मिलते हैं फिर कल के सेशन में। तब तक वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।